नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था जो संसद की जानकारी पर आधारित था। संसद में सरकार ने बोला था कि लोअर जुडिशरी में 46% SC ST और OBC जजेस पाए जाते हैं। उस वीडियो के कमेंट में कई बच्चों ने ये कमेंट किया कि आप हायर जुडिशरी की बात क्यों नहीं करते। मैं बात जरूर करता, क्योंकि तब तक डेटा नहीं था, तो मैं क्या ही बात करता। संसद में सरकार ने अपना जवाब दिया है और संसद में जब सरकार ने कुछ बोला है तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में संसद में कानून मंत्रालय द्वारा एक लिखित जवाब दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 2021 से लेकर 30 जनवरी 2026 के मध्य अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई विभिन्न नियुक्तियां जो हुई हैं, उन नियुक्तियों में लगभग 3/4 यानी कि लगभग 75% जज ऊंची जातियों से संबंधित है, हायर कास्ट से संबंधित है। यह कोई सोशल मीडिया का दावा नहीं है, यह कोई विपक्षी दल का आरोप भी नहीं है, यह सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया आधिकारिक डेटा है। अब अगर आप ध्यान दें, इस डेटा को थोड़ा एनालाइज करें तो कुल नियुक्तियां हुई हैं 593 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलाकर, जिसमें से 436 जज ऊंची जाति के हैं, यानी कि लगभग 75% प्रतिनिधित्व अपर कास्ट का है। इनमें 96 महिला जजेस भी शामिल है और महिला जजेस का एंगल अलग है क्योंकि यह सीमित लैंगिक विविधता को भी दर्शाता है। लेकिन अगर 75% जजेस एक ही समुदाय के हैं तो महत्वपूर्ण रूप से मुद्दा यह नहीं है कि कितने हैं और कैसे हैं। मुद्दा जो है वह इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका का चेहरा भारत की सामाजिक विविधता को दर्शाता भी है या नहीं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा, एक संवैधानिक सच्चाई के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले संविधान के आईने से इसको समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में जो हायर जुडिशरी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, वहां पर जजेस की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 124 है और आर्टिकल 217 है, जहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर करेंगे। यद्यपि यह संविधान में नहीं कहा गया है, यह फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, स्पेशली सेकंड और थर्ड जजेस केस के डिसीजन के बाद हुआ। तो यहां पर जजेस केस यानी कि सेकंड और थर्ड जजेस केस ने यह तय किया कि जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो कॉलेजियम की अनुशंसा पर होंगी, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानेंगे। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि जो हाईकोर्ट का कॉलेजियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें चीफ जस्टिस प्लस 2 वरिष्ठ जज होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है उसमें CJI और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। और इस कॉलेजियम में इस प्रकार से जो हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करनी है तो हाई कोर्ट का कॉलेजियम रिकमेंड करेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा से केंद्र सरकार के पास जाएगा और वहां से राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भेजेगा केंद्र सरकार के पास और राष्ट्रपति की अनुशंसा पर नियुक्ति होगी। यह तो पूरा संवैधानिक प्रोसेस हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आरक्षण की कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। यहां पर कोई लिखित डाइवर्सिटी मैंडेट नहीं है कि कोई भी आपको विविधता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की अनुशंसा करनी होगी, और कोई सामाजिक प्रतिनिधित्व की बाध्यता भी नहीं दी गई है। तो कॉलेजियम के ऊपर ना तो आरक्षण का नियम लागू होता है, ना डाइवर्सिटी और प्रतिनिधित्व की बात होती है, और कॉलेजियम जिसे रिकमेंड करता है सरकार को उन्हीं में से नियुक्त करना होता है। अब यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या यहां पर मेरिट है, जातिवाद है, परिवारवाद है, या अन्य कोई प्रॉब्लम है। यह सवाल किसी जज पर नहीं है, यह सवाल किसी समुदाय पर भी नहीं है। यह सवाल है चयन प्रक्रिया के पैटर्न पर, जहां पर प्रश्न आपकी मेरिट और जातिवाद के साथ साथ परिवारवाद पर भी उठता ही है। असल समस्या को अगर आप समझेंगे तो असल समस्या नियुक्ति के से ज्यादा उस नियुक्ति के पाइपलाइन की है। न्यायपालिका में शीर्ष तक वही लोग पहुंचते हैं जो दशकों तक महंगे शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, हाई प्रोफाइल केस लड़ सकते हैं, मजबूत बार नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जिनके परिवार से कोई जजेस रहा हो उनको एक अलग से एडवांटेज मिलता है, और जिनके पास समय, संसाधन और सामाजिक पूंजी सब कुछ बहुत बेहतर होता है। नॉर्मली वही लोग ये रिकमेंडेशन के हकदार माने जाते हैं और उन्हें ही ये रिकमेंडेशन मिलती है। ये सुविधाएं सभी सामाजिक समूहों को बराबरी से नहीं मिलती, यह बिल्कुल क्लियर है, और इस पर कई बार प्रश्न भी उठाए गए हैं। जब कॉलेजियम किसी के नाम का विचार करता है
तो अचानक किसी अनजान व्यक्ति को नहीं चुनता, वह उन्हीं नामों पर चर्चा करता है जो सिस्टम में पहले से विजिबल है और पहले से पहचानते हैं और उन्हें वो सेफ चॉइस की तरह चुन लेते हैं। यही कारण है कि पूरी तरह योग्यता आधारित प्रक्रिया होने के बावजूद भी परिणाम सामाजिक रूप से एक तरफा दिखता है और यह पिछले 75 सालों से दिख भी रहा है। देखिए, यह बहस न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। मुद्दा यहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शुचिता नहीं है। मुद्दा सार्वजनिक विश्वसनीयता का है, पब्लिक परसेप्शन का है। क्योंकि न्याय सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, न्याय निष्पक्ष हुआ है ऐसा दिखना भी चाहिए। अगर देश की सर्वोच्च न्यायालयों में ज्यादातर जज एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक ही है और सरकार को इसका जवाब ढूंढना भी चाहिए। न्यायपालिका को स्वयं इस मामले में आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। तो न्याय केवल निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए और दिखना भी निष्पक्ष चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास न्यायिक वैधता की नींव है। अब चलते चलते आपसे प्रश्न, उससे पहले देखिए, सरकार की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को समझिएगा। सरकारी डेटा पर सवाल नहीं है, सवाल है पारदर्शिता की मांग पर। लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हम सरकार से और न्यायपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यह डेटा आधिकारिक है और लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि जवाबदेही तय की जाए और न्यायपालिका भी इस जवाबदेही को सुनिश्चित करे। तो अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 75% जज एक ही समुदाय ऊंची जातियों से हैं, तो क्या इसको आप सिर्फ एक संयोग मानेंगे या फिर इस सिस्टम का एक पैटर्न मानेंगे? आप अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका कमेंट इस पूरे पॉलिसी मेकिंग में आपके विचारों से हमें अवगत कराता है। आगे बढ़ते हैं और छोटा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टा और टेलीग्राम पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो यूपीएससी मेंटर पंकज सर के साथ, जहां पर आप मेरे वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकोगे और मुझसे कनेक्टेड रहोगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा SIP बैच है, जिसके अंतर्गत अब इतने लिमिटेड दिनों में आपको पूरा कोर्स अपडेट के साथ टेस्ट सीरीज और CSAT आदि की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दूसरा, 2027 और 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनका हमारा P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। और इस बैच से जुड़ने पर आपको इस समय रैंक बूस्टर सेल दी जा रही है, जिसके अंतर्गत 50% फीस में ऑफ भी दिया जा रहा है। ये बैचेस हमारे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं और इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप सब कुछ दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड को लगाते ही आपको यह रैंक बूस्टर सेल के अंतर्गत 50% ऑफ का ऑफर भी मिल जाएगा। तो अच्छा ऑफर है, आधी फीस माफ हो रही है, पूरा कोर्स मिल रहा है। SIP जो बच्चे 2026 में प्री देने जा रहे हैं, एक बार जरूर विजिट करें, उसको जरूर देखें, क्योंकि वह आपकी पूरी तैयारी को एक एज दे सकता है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब देर मत कीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल सीमित है और ये ऑफर भी बहुत सीमित समय के लिए है। PK लाइव कोड याद रखिएगा और जल्द से जल्द जुड़िए। थैंक यू सो मच।